आज हम लोग नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के बारे में पढ़ेंगे। इस तकनीक का उपयोग आणविक संरचना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। कोई भी नाभिक प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन में खुद का चुंबकीय क्षेत्र होता है, परंतु वो बहुत निर्बल होता है और पृथ्वी के एम्बिएंट मैग्नेटिक फील्ड में उसका अध्ययन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उसका अध्ययन करना संभव नहीं होता। जब हम कृत्रिम रूप से उत्पन्न तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे न्यूक्लियाई को रखते हैं तो ये विशिष्ट अभिविन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ये अभिविन्यास इस आधार पर होते हैं कि उनमें कितनी पोटेंशियल ऊर्जा स्तर उपस्थित हैं। जो न्यूक्लियस है, जो आवेशित न्यूक्लियस है, वो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है, स्पिन कर रहा है। ऐसे न्यूक्लियस में एक एंगुलर मोमेंटम होता है जिसे स्पिन क्वांटम नंबर I से दर्शाते हैं। इनकी अर्ध इंटीग्रल वैल्यूज होती है 0, हाफ, 1, 3/2, 9/2 इत्यादि। और ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का नाभिक उपस्थित है। जिन न्यूक्लियाई में ऑड मास नंबर होते हैं, या तो प्रोटॉन की संख्या ऑड होती है, विषम होती है, या न्यूट्रॉन्स की संख्या विषम होती है, पर दोनों कभी विषम नहीं होते। उनके हाफ इंटीग्रल स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं, उदाहरण के लिए प्रोटियम और 19F इत्यादि। जिन न्यूक्लियाई में ऑड नंबर विषम संख्या में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, उनकी इंटीग्रल स्पिन नंबर होती है I = 1 और इसलिए परंतु आवेश उनमें असममित रूप से वितरित रहता है। जिन न्यूक्लियाई में नाभिकों में इवन नंबर में सम संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे कार्बन 12 या ऑक्सीजन 16, वो उनका NMR में अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि उनका एंगुलर मोमेंटम I0 होता है और में चुंबकीय गुण नहीं उपस्थित होते। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में हम ऐसे न्यूक्लियाई को रखते हैं जिनका हाफ इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, तो वो विशिष्ट अभिविन्यास प्राप्त कर लेते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के आधार पे और उसमें उपस्थित ऊर्जा के आधार पे। और जो उनमें I का मान है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स को दर्शाता है और इनका मान I-1 और I-2 हो सकता है। हर न्यूक्लियस में 2I+1 अभिविन्यास प्राप्त कर सकता है। ये डायग्राम है जिसमें न्यूक्लियस जो है अपने अक्ष पे घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, और इसको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये विशिष्ट अभिविन्यास प्राप्त कर लेता है और ये अपने अक्ष पे तो घूमता ही है, साथ में एक गोलाकार पथ पे भी गमन करने लगता है। इस प्रक्रिया को हम प्रिसिशन कहते हैं। अब जब हम ऐसे न्यूक्लियस पे जो कि प्रिसिशन कर रहा है उस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी डालते हैं, तो जब उसकी प्रिसिशन की फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो वो अनुनाद की परिस्थिति में चला जाता है। वो उस विशिष्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर पे संक्रमित हो जाता है और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो उसने अवशोषित की है वो अवशोषण स्पेक्ट्रा में दिखती है। तो उससे हमें पता लग जाता है किस प्रकार का नाभिक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है। फिर जो प्रोटॉन 1H या 15N या 19F है, जिनकी हाफ इंटीग्रल वैल्यूज है, उनके दो ओरिएंटेशंस या अभिविन्यास संभव है। या तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ रहेंगे, ऊर्जा स्तर पे रहेंगे, तो उसमें कम ऊर्जा उपस्थित होती है जब वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में अभिविन्यास में उपस्थित होते हैं, और जब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी अवशोषित कर लेते हैं तो उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध दिशा में अलाइन कर जाते हैं। जो एनर्जी स्टेट है न्यूक्लियाई के चुंबकीय क्षेत्र में ये दर्शाए गए हैं। ये निम्न ऊर्जा स्तर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये विरुद्ध दिशा में। फिर जो न्यूक्लियर रेजोनेंस है उसका फॉर्मूला गायरोमैग्नेटिक रेशियो या अनुपात है जिसे गामा से दर्शाया जाता है। ये इक्वल होता है 2πμ/h0। ये फ्रीक्वेंसी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध दर्शाता है और इसे रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। जब प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी रेडियो फ्रीक्वेंसी तब वो अवशोषण दर्शाएगा। कोई भी आइसोटोप जो जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं
उसके अनुसार ही ये रेडियो फ्रीक्वेंसी अवशोषित होगी और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे निर्भर करेगी। सारे न्यूक्लियाई एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी को अवशोषित नहीं करते हैं, क्योंकि सब जो एक विशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होते हैं वो उनके लिए भिन्न होता है, क्योंकि उनका वातावरण भिन्न होता है, इसलिए उनके ऊपर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो भिन्न होती है। यहाँ पे OH और CH की दोनों सेट में प्रोटॉन्स उपस्थित हैं, तो उनका वातावरण भिन्न है, इसलिए वो भिन्न चुंबकीय तीव्रता को अवशोषित करेंगे, भिन्न फ्रीक्वेंसी को अवशोषित करेंगे। और जो एरिया है इस पीक के अंडर वो समानुपाती होता है प्रोटॉन्स की संख्या पे। तो यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है तो उसमें अधिक पीक एरिया है। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये रेडियो ट्रांसमीटर है जो एकल वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी देता है। ये नमूना है जैसे CdCl3 या D2O हैवी वाटर में खोला गया है, क्योंकि प्रोटॉन इंटरफियर करेगा। फिर ये स्वीट कॉइल्स हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिवर्तित करने के लिए उपयोग में आते हैं। ये चुंबक हैं जो कि चुंबकीय कृत्रिम रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को बनाते हैं। ये जो सैंपल जिस भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अवशोषित करेगा वो रेडियो रिसीवर द्वारा जब इसकी मैच कर जाएगी तब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सैंपल अवशोषित कर लेगा और रिसीवर उसे दर्शाएगा, जो एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेगा। जिस चुंबकीय क्षेत्र पर सैंपल की प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तब वो सैंपल इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को अवशोषित कर लेता और सिग्नल जनरेट होता है। जो अनुप्रयोग है वो इस प्रकार से हम छोटी प्रोटीन, एंटीबायोटिक, वैलिनोमाइसिन, ब्रांडिसिलिन इत्यादि की संरचना का अध्ययन NMR के द्वारा कर सकते हैं। डायनेमिक गतिकी लक्षण जो प्रोटीन संरचना के हैं, जैसे कि आंतरिक द्वितीयक संरचना का खुलना, उसका भी अध्ययन NMR के द्वारा किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स यौगिक बनना, ES कॉम्प्लेक्स बनना, दवाई का DNA से बंधन करना या एंटीजन एंटीबॉडी का बंधन करना, इन क्रियाओं का अध्ययन NMR के द्वारा किया जा सकता है। मात्रात्मक अध्ययन, किसी भी पदार्थ की सांद्रता मापी जा सकती है और थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी अध्ययन NMR के द्वारा किए जा सकते हैं।